इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और कुछ नहीं, बस यही करो। 8 तारीख यहीं से आएगा। शंकमण तत्वों को समझाइए तथा इनकी 4 मुख्य विशेषताएं लिखिए। या करके क्वेश्चन है शंकमण तत्व क्या है, इनकी परमाणु त्रिज्या किसी श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होती है। या करके फिर क्वेश्चन है शंकमण तत्वों से आप क्या समझते हैं, इनके द्वारा अंतराकाशीय यौगिक तथा रंगीन आयन बनाने को स्पष्ट करो। ऐसे ही सेम क्वेश्चन है शंकमण तत्वों की आयनन ऊर्जा किसी श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होती है, समझाइए। आंसर है शंकमण तत्व डी ब्लॉक तत्व वे तत्व जिनका n-1d उपकोष अपूर्ण होता है डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, अतः ये शंकमण तत्व भी कहलाते हैं। विशेषताएं या गुण, विशेषताएं आए पेपर में या गुण आए या लक्षण सब एक ही हैं। निम्नलिखित है पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सेकंड है धात्विक गुण, नेक्स्ट है परमाणु त्रिज्या, फिर नेक्स्ट है आयनिक त्रिज्या, गलनांक और क्वथनांक, आयनन ऊर्जा को एंथैल्पी कहते, परिवर्ती संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था, रंगीन यौगिकों का निर्माण, चुंबकीय गुण, उत्प्रेरकीय गुण, अंतराकाशीय यौगिक। पेपर में इनमें से कोई भी आ सकता, कोई भी पूछ सकता। 3 क्वेश्चन या 4 पूछे विशेषता या 3 पूछे। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। शंकमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d, डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, ns 1 से 2 होता है। परमाणु त्रिज्या किसी श्रेणी में बाईं से दाईं ओर चलने पर पहले 5 तत्वों के लिए परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं, इसके पश्चात शेष 5 तत्वों के लिए यह लगभग स्थिर हो जाती हैं। समूह में अभी हम चले थे किसी श्रेणी में, समूह में चलेंगे, समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। नेक्स्ट है आयनन ऊर्जा एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा है या एंथैल्पी है। 3D श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर आयनन ऊर्जा एंथैल्पी का मान बढ़ना अपेक्षित होता है। इसका कारण स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नेक्स्ट है अंतराकाशीय यौगिक। संक्रमण धातुओं में अनेक अंतराकाशीय यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक के रिक्त स्थानों में कम त्रिज्या के छोटे आधातु परमाणु द्वारा यह स्थान ग्रहण करने पर इस प्रकार की यौगिक का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीकरण क्रिया का उल्लेख कीजिए तथा इसकी निम्नलिखित से अभिक्रिया की आयनिक समीकरण लिखिए। ए है आयोडाइड आयन के साथ, सेकंड है आयरन सेकंड विलयन के साथ, नेक्स्ट है हाइड्रोजन के साथ, और नेक्स्ट है H2O3 2- आयन से। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ऑक्सीकरण क्रिया बनाएंगे, ठीक है, K2Cr2O7 की, जिसको पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं। K2Cr2O7 ने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करी तो बना K2SO4, क्रोमिक सल्फेट, जल और नवजात ऑक्सीजन। अब फर्स्ट है आयोडाइड आयन के साथ क्रिया। सबसे पहले आयन की फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है, आयन के फॉर्म में बनाएंगे। ये है डाइक्रोमेट, 14H+ को ऐड करा 6 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो बना 2Cr3+ + 7H2। नेक्स्ट क्रिया बनाई आयोडाइड की, आयोडाइड I- से I2 बना, ठीक है। जब 6 का मल्टीप्लाई होगा पूरे में तो ये टोटल दोनों रिएक्शनों को ऐड करेंगे तब ये फाइनल रिएक्शन बनेगी। नेक्स्ट है आयरन सेकंड विलयन के साथ अभिक्रिया, आयरन सेकंड विलयन के साथ अभिक्रिया। इसी प्रकार से इसके साथ बनाएंगे इस रिएक्शन, इस प्रकार से ये इसके साथ बनेगी। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन सल्फाइड ने डाइक्रोमेट H+ से क्रिया करी तब Cr3+ जल और सल्फर प्राप्त हुई। नेक्स्ट है H2O3 2- आयन से क्रिया, ऐसे ही इसके साथ क्रिया होगी। नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन करो। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन किस प्रकार अभिक्रिया करता है। पहला है आयरन सेकंड आयन से, नेक्स्ट है SO2 से, नेक्स्ट है ऑक्जेलिक अम्ल से, नेक्स्ट है H2O3 2- आयन से, ठीक है। जैसे सोडियम थायोसल्फेट होता है ना, तो उसी के लिए ये है H2O3 2- आयन। सबसे पहले बनाने की विधि लिखेंगे और पोटेशियम मैग्नेट की क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट और KCl प्राप्त होगा, बैलेंस कर लिया जाएगा। फर्स्ट रिएक्शन है आयरन सेकंड से अभिक्रिया, जब मैग्नेट लेंगे H+ लेंगे तो Mn2+ जल बनेगा। दोनों रिएक्शनों को लिखेंगे, आयरन की भी और मैग्नेट की लिखेंगे, ऐड करेंगे तब फाइनल रिएक्शन बनेंगे। SO2 की क्रिया, MnO4- से SO2 और जल को लिया तब बना सल्फेट, Mn2+ बना और H+ बैलेंस किए। ऑक्जेलिक अम्ल से अभिक्रिया इस प्रकार से होगी पूरी ऑक्जेलिक अम्ल क्रिया, और यही लिखेंगे जी। C2O4 CO2 में चेंज हो जाता है, MnO4 Mn2+ में चेंज हो जाता है, बैलेंस करेंगे। H2O3 2- आयन से ये बात याद रखना है,
MnO4 माइनस H2O3 यहाँ जाके बनाता है SO4 माइनस, ठीक है, MnO2 और 2OH माइनस बना देगा। नेक्स्ट है, एक प्रश्न पक्का आएगा यहाँ से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के। पहला है, कृत्रिम गोल्ड रूल्ड गोल्ड का संगठन तथा उपयोग किए। कृत्रिम गोल्ड रोल में हमेशा कॉपर 90% होता है, एल्यूमिनियम 10%। उपयोग है कृत्रिम आभूषण बनाने में, नेक्स्ट है मूर्तियाँ बनाने में, नेक्स्ट है सिक्के बनाने में। नेक्स्ट है, Cu+ चुंबकीय पेती चुंबकीय है जबकि Cu2+ अनुचुंबकीय, ऐसा क्यों है? सबसे पहले कॉपर का हम परमाणु क्रमांक लिखेंगे 29 होता, और आगे की स्टेट वो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेंगे उसे आर्गन के बराबर कर लेंगे। आर्गन होता है 18 पे, ठीक है। अब 18 यहाँ तक हो गया, एक जे है, कितने हो गए 18, 19 और 10 जे है, टोटल 29 हो गए। हमें Cu+ का बनाना है सबसे पहले। Cu+ में जब किसी मेटल के ऊपर प्लस का चार्ज होता है तो वो हमेशा उससे जितने चार्ज होंगे उतने बाहर निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो आर्गन के बराबर कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, S ऑर्बिटल से बना 3d10, 3d10 का वितरण करेंगे, ठीक है, 5 ऑर्बिटल बनते हैं, 5 ऑर्बिटल बने, और 5 ऑर्बिटल में D में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 की फिलिंग कर देंगे, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है इसमें 0। इसी प्रकार से Cu2+ का करेंगे, आर्गन के बराबर कर लेंगे 3d9, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक S से जाएगा और D में 10 है उससे एक चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका भी वितरण करेंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 1 है। अब कारण लिखेंगे, Cu+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, अतः यह पेती चुंबकीय है, किंतु Cu2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, अतः यह अनुचुंबकीय है। नेक्स्ट है, Fe3+ Fe2+ से अधिक स्थायी है, ऐसा क्यों? सबसे पहले Fe का परमाणु क्रमांक लिखेंगे 26 होता, और 18 इलेक्ट्रॉन जो 18 तक पहुंच जाते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक, वो टोटल 18 के बराबर हमने आर्गन के बराबर कर लिया, ठीक है। और शेष इलेक्ट्रॉन विन्यास को पहले S में इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, फिर D में फिलिंग करेंगे, तो 3 आर्गन 3d6 4s2 हो गया। अब बनाना है हमें Fe2+ का, 2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन S से निकल जाएंगे, तो बनेगा 3d6 4s0। 3d6 का वितरण करेंगे सबसे पहले, तो D के 5 ऑर्बिटल बनते, पांचों में हुंड के नियम के अनुसार एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से, लास्ट से नहीं, स्टार्टिंग से करेंगे। तो हमने देखा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे 4 है। फिर Fe3+ में आए, आर्गन के बराबर कर लिया 3d5, क्योंकि 3 है तो पहले S से 2 जाएंगे, फिर D से 1 चला जाएगा, बचेंगे 5। 3d5 का वितरण करेंगे, D के 5 ऑर्बिटल बनते, पांचों में एक एक करके इलेक्ट्रॉन जाएगा। जब सभी बॉक्स भर गए तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है। अब इसका रीजन भी लिखना है, तो चूंकि आधे भरे हुए या पूर्ण भरे हुए कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, स्टेटमेंट लिखना है पेपर के लिए, इंपॉर्टेंट है, इसलिए Fe3+ Fe2+ की अपेक्षा अधिक स्थायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Cu+ लवण रंगीन होते हैं जबकि Cu2 लवण रंगीन, ऐसा क्यों? सबसे पहले Cu+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, किंतु Cu2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, इसलिए Cu+ रंगहीन, किंतु Cu2+ लवण रंगीन होते हैं, ठीक है। जब किसी में पूरे पूरे बॉक्स भरे होते हैं तो हमेशा वो रंगहीन होगा, और जिनमें अयुग्मित होते हैं वो होता रंगीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mn3+ आयन की अपेक्षा Mn2+ आयन अधिक स्थायी, ऐसा क्यों? सबसे पहले मैग्नीज का परमाणु क्रमांक लेंगे 25 होता, और आगे के 18 इलेक्ट्रॉन जो 18 तक पहुंचेंगे, जो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम आर्गन के बराबर कर लेंगे, और 3d5 4s2 बनेगा। तो हमें सबसे पहले Mn2+ बनकर बनाना, आर्गन लिखा 3d5 और 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा S ऑर्बिटल से, बना 3d5 4s0। 3d5 का वितरण करेंगे उसी प्रकार से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन करा था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, Mn3+ का वितरण करेंगे तो इसमें एक बॉक्स खाली होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। कारण भी लिखेंगे, आधे भरे हुए पूर्ण भरे हुए कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए Mn3+ आयन की अपेक्षा Mn2+ आयन अधिक स्थायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Zn2+ लवण सफेद होते हैं जबकि Cu2+ लवण नीले, ऐसा क्यों है? सबसे पहले कॉपर का परमाणु क्रमांक लिखा जाएगा 29 होता, और 29 आर्गन, जो आर्गन का सबसे पहले 18, जो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन, टोटल 18 होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको आर्गन के बराबर कर लेते। आर्गन कर लिया 3d10 4s1। Cu2+ का बनाएंगे, S से 1 जाएगा और D से 1 चला जाएगा तो 9 बचेगा। इसका वितरण करेंगे सबसे पहले, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आई 1। इसी प्रकार से जिंक का करेंगे, तब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 0। कारण लिखेंगे, Zn2+ लवण में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 0 है, इसलिए यह सफेद होते हैं, किंतु Cu2+ लवण में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1, इसलिए यह नीले होते हैं। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अयस्क के संबंधित 2 विधियां हैं, क्रोमाइट और पाइरोलूसाइड। क्रोमाइट से K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त करेंगे, और पाइरोलूसाइड से KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त करेंगे।
सबसे पहली विधि है क्रोमाइड से पोटेशियम डाइक्रोमेट 101% आने की संभावना पूरी है। सबसे पहले क्रोमाइड का फॉर्मूला लिखेंगे FeCr2O4, सोडियम कार्बोनेट का लिखेंगे, ऑक्सीजन गैस का लिखेंगे और फिर इसे एरो लगाएंगे, फिर बनेगा सोडियम का क्रोमेट Na2CrO4 बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा Fe2O3 और CO2 बनेगी। बैलेंस करेंगे पूरी रिएक्शन। हम याद रखेंगे Cr की बैलेंस 2 होती, 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 लगा देंगे, इससे हमें पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इसमें से सोडियम क्रोमेट को नीचे लेंगे, उसमें H2SO4 मिलाएंगे, सोडियम क्रोमेट के 2 अणु लेंगे तो बनेगा सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम सल्फेट और जल प्राप्त होगा। यहाँ से सोडियम डाइक्रोमेट को नीचे लेंगे और KCl मिलाएंगे तो बनेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट और NaCl। नेक्स्ट विधि है पायोलूसाइड से KMnO4 प्राप्त करना। तो हम मैग्नीज डाइऑक्साइड का सूत्र लिखा, उसमें KOH और O2 मिलाया तो बना पोटेशियम मैग्नेट और जल बना। पोटेशियम मैग्नेट को हमने दोबारा लिया, उसमें क्लोरीन मिलाई तो बना पोटेशियम परमैंगनेट और KCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रश्न पक्का आएगा यहाँ से, संक्रमण पर आधारित कारण, जो संक्रमण तत्व होते हैं उन पे आधारित कारण है और हमें बताना है इन पे संक्रमण तत्व पे जो आधारित प्रश्न है उनके कारण क्या है बताना है। सभी संक्रमण तत्व धातु होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो लिखा है आंसर इन्होंने, संक्रमण तत्वों के बाहरी कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ये बात याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों? तो अपने छोटे आकार तथा अधिक प्रभावी नाप के आवेश के कारण इनमें मध्यवर्ती जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है, इसलिए संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। ये पेपर में आएगा। नेक्स्ट है, संक्रमण धातुओं के अधिकांश यौगिक रंगीन होते हैं क्यों? या करके पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, संक्रमण धातु अधिकतर रंगीन यौगिक बनाते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन, तो ऐसे तो आएगा। संक्रमण तत्वों के लिए रंगीन आयनों का बनना बताइए, तो आंसर लिखेंगे अपन लोग। अधिकांश संक्रमण धातुओं के यौगिक ठोस अवस्था या विलयन दोनों में रंगीन होते हैं। ऐसे धन आयन जिनमें डी कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं वे रंगीन होते हैं, जैसे Fe2+, Fe3+, Cu2+, Ni2+, CO2+, etc। ऐसे धन आयन जिनमें डी कक्षक पूर्ण भरे होते हैं वे रंगहीन होते हैं, जैसे Cu+, Zn2+, etc। नेक्स्ट है, संक्रमण धातुओं के आयन प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण देते हुए इस पर को संक्रमण धातु अनुचुंबकीय बात आए तो आपको यही आंसर लिखना है। संक्रमण धातुओं के आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वे अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे Cu2+ आयन अनुचुंबकीय है तथा Cu+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है, अतः यह प्रतिचुंबकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, ऐसा क्यों है? संक्रमण तत्वों में N-1D ऑर्बिटलों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। पहले तो ये लिखें, क्योंकि N-1D तथा NS ऑर्बिटलों के बीच ऊर्जा में अंतर बहुत कम होता है। अब सबसे पहले 2 बनेंगे ऑक्सीकरण अवस्था, निम्न वाली उच्च वाली। निम्न वाली में पढ़ते हैं, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में केवल NS इन्वॉल्व होता है, NS इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं, किंतु उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हमेशा N-1D और NS दोनों लेंगे। निम्न में सिर्फ एक ही ने लिया, NS ने, यहाँ पे दोनों ने लिया। ऑर्बिटलों के इलेक्ट्रॉन युग बंध बनाने में भाग लेते हैं, इसलिए संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इनके लिए जैसे करके उच्च ऑक्सीकरण अवस्था +3, +4, +5, +6, +7। लैंथेनाइट सकुंचन या अकुंचन क्या है, इसके क्या प्रभाव है? ऐसे नहीं आएगा पेपर में क्वेश्चन, तो ऐसे तो आएगी। लैंथेनाइट तत्वों का आकार लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक कम है, समझाइए। ऐसे नहीं आएगा तो ऐसे तो आएगी। लैंथेनाइट सकुंचन का क्या कारण है? या LuOH का होल थराइस से LaOH का होल थराइस अधिक क्षारकीय है क्यों? लैंथेनाइट अकुंचन के परिणाम क्या है, हमें बताना है कारण। सबसे पहले आंसर लिखते हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु और आणविक त्रिज्याओं के मान घटते हैं, यह प्रभाव ही लैंथेनाइट सकुंचन कहलाता है। अब कारण क्या है? 4f इलेक्ट्रॉनों का क्षीण परिरक्षण प्रभाव। जब लैंथेनाइट अकुंचन संकुचन होता है, इसमें डिवीजन हो जाता है, तो क्यों होता? 4f इलेक्ट्रॉनों का क्षीण परिरक्षण प्रभाव के कारण। अब लैंथेनाइट सकुंचन का प्रभाव, पहला पॉइंट है, लैंथेनाइट सकुंचन के कारण ही लैंथेनाइट श्रेणी में चलने पर विद्युत ऋणात्मकता का तथा मानक ऑक्सीकरण विभव थोड़ा सा कम हो जाता है। सेकंड पॉइंट है, लैंथेनाइडों के ऑक्साइडों तथा हाइड्रोक्साइडों का क्षारीय गुण LaOH का होल थराइस से LuOH का होल थराइस तक घटता है, क्योंकि Lu3+ का आकार घटने के कारण इनमें कौन सा गुण आ जाता है? सहसंयोजी गुण।
आप सब भूल सकते हो पर ये गुण नहीं भूलना, तो आंसर सही चला जाएगा। सहसंयोजी गुण अधिक हो जाता है। नेक्स्ट है लैंथेनाइड संकुचन के कारण ही लैंथेनाइडों के रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं, बात याद रखना है। थैंक यू। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ।